स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है, ओके। ठीक है जी। आपका पहला टेस्ट जो था आपके पहले चैप्टर का था बिहेवियर साइंस और कंप्यूटर साइंस का। बिहेवियर साइंस का पहला एमसीक्यूज है। ह्यूमन बिहेवियर्स आर स्टडीड बाय इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन इज नाउन एज ह्यूमन साइंस, बिहेवियरल साइंस, सोशल साइंस, ए एंड बी। ये जो है बिल्कुल आपके जो टॉपिक का स्टार्ट है, ये बिहेवियर साइंस की डेफिनेशन है। आपको पता है कि बिहेवियर साइंस में हम लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में भी पढ़ना है, उनका सोशल जो इंटरेक्शन है उसके बारे में भी पढ़ना है। एंथ्रोपोलॉजी वो फील्ड है जो आपके कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें आप कल्चर को रीड करते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलके हमारा बिहेवियर बनाती हैं। हमारे बिहेवियर पे हमारा जो है वो सोशल सर्कल, हमारा कल्चर और जो हमारे अपना जो क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इफेक्ट करते हैं इसको। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर साइंस। A well integrated element of mind, body, and spirit that held in a dynamic balance is known as human, person, A and B, doctor। पर्सन शख्स या कोई भी इंसान। ह्यूमन एक ह्यूमन बीइंग की बात की हुई है। मतलब एक कह लें एक स्पीशी को सेपरेट किया हुआ है कि कोई जो है वो क्या कहते हैं, जिसमें जिसमें एक रूह है, बॉडी है, फिर वो सोचता है। तो ये ह्यूमन की डेफिनेशन है जो आपकी बुक से ही, बुक में इसी तरह वो लिखी हुई है। पैट डेफिनेशन है ह्यूमन की, अ वेल इंटीग्रेटेड एलिमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट डेट हेल्ड इन अ डायनेमिक बैलेंस। इन तीन चीजों में अगर बैलेंस होगा तो हम एक ह्यूमन बींग है। अगर इनमें आप में अगर जो है वो क्या कहते हैं बॉडी में कोई डिसफंक्शनिंग है तो आप डिजीज्ड होंगे, आप सिक रोल में आएंगे, पेशेंट में आएंगे आप। ठीक है। मेंटल इलनेस है, माइंड में आपके कोई डिसफंक्शनिंग है तो आप जो है वो क्या कहते हैं डिसेबल पर्सन में आएंगे। अगर आप में रूह ही नहीं है तो आप डेड में आएंगे। सो दिस इज पर्सन। BPS model was proposed in BPS the biopsychosocial model। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे जो बिहेवियर साइंस है या हेल्थ केयर मॉडल्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल हमारा बायोसाइकोसोशल मॉडल है। क्योंकि इसने जो था होलिस्टिक अप्रोच को सबसे आगे रखा था। क्या आप लोगों को होलिस्टिक अप्रोच और ट्रेडिशनल मेडिसिन या इसके डिफरेंस पता है? आप लोगों ने बिहेवियर साइंस को पढ़ा है प्रॉपर? यस मैम। मैम होलिस्टिक जो होती है वो एज अ होल पूरे पर्सन की, अगर उसे कोई बीमारी हुई है तो उसके सिर्फ डिजीज पार्ट से नहीं बल्कि उसके माइंड हाँ, बॉडी हर तरह से उसको करता है ट्रीट। और एग्जैक्टली। एलोपैथिक जो होती है या ट्रेडिशनल होती है वो सिर्फ डिजीज पार्ट से करती है उसको ट्रीट। वेरी गुड। पिछले जमाने में आप लोगों ने चाइनीज वगैरह में आपने देखा होगा, वो लोग योगा बहुत करते हैं, एक्सरसाइज बहुत करते हैं। ठीक है। वो फिर साथ अगर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स वो करते हैं, तो वो इन चीजों पे वो लोग ना ज्यादा बिलीव करते थे कि आप उनकी मेंटल जो हेल्थ है उसको और उनकी जो क्या कहते हैं सोशल कल्चर जो है ना उसके अकॉर्डिंग उनको लेके चलें। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल की अप्रोच ही यही है कि ये होलिस्टिक अप्रोच जो है वो होलिस्टिक मेडिसिन को यूज करता है। तो दिस मॉडल वाज proposed in 1977 by George Angel। इस मॉडल में उसने जो था वो डिजीज को डिफाइन किया था, इंडिविजुअल को डिफाइन किया था, और फिर उसने एक ट्राइएड दिया था। उसमें इसे उसी ट्राइएड की बेस पे इसका नाम जो था वो बायो साइको सोशल मॉडल पड़ा था। कि जो इंसान है उस पे उसके बायोलॉजिकल इटसेल्फ वो जो खुद है, और साइकोलॉजिकल उसका जो माइंड उसे जिस तरफ डायरेक्ट करता है, और सोशल जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उस पर इफेक्ट करते हैं कैसे। ठीक है। तो दिस इज अ ट्राइएड, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ये पूरा ट्राइएड है जो इंटरेक्ट करता है और वो डिटरमिन करता है ह्यूमन को। इन्हीं से आगे अगर पेशेंट, इन्हीं की बेस पे हम डिफाइन करेंगे वो पेशेंट पेशेंट है, वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, और वो एक डिसेबल है। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर डैश डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। यही जो ऊपर मैंने आपको बताया थ्री ट्राइएड जो हम बनाते हैं,
उसमें आ जाता है सोशल, उसमें आता है साइकोलॉजिकल, उसमें आ जाता है बायोलॉजिकल, BPS, बायो साइको सोशल। तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपके डिजीज को डिटर्मिन करते हैं। ये एक ट्रायड है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपकी हेल्थ और इलनेस को डिफाइन करेंगी। नेक्स्ट है जी, द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द रोल ऑफ पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन in the genesis of illness, that system is known as। अब इसमें बात हो रही है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, कि हम डिजीज को जब हम बीमार होते हैं तो हम उसको किस तरह से लेते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं डिजीज को, बीमार हो जाते हैं, उन्हें टेंशन पड़ जाती है, उन्हें ये फील होने लगता है बस अब एंड हो गया, अब तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कुछ होते हैं वो लेट गो करते हैं, वो कहते हैं अच्छा मामूली सा बुखार ही है, ठीक हो जाएगा, टैबलेट ले ली, पेनाडोल ले ली, ओके ठीक हो जाऊंगा। सो दिस इज योर साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो so that system that provides insight into the role of personality, attitude and motivation into the genesis of illness, कि आपकी जैसे जैसे इलनेस बढ़ रही है या इलनेस डेवलप हो रही है तो आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच, नॉट सोशियोलॉजिकल, नॉट एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस इज नॉन एज। हम कोई भी लाइफ में काम करते हैं ना, कुछ जो बहुत आसान है ना, जो हमें, जैसे अगर आप स्टडी से रिलेटेड कर लेंगे, जो आपका आज टेस्ट बना है इसमें कुछ MCQs होंगे जो आपको आते हैं, आप देखते ही आप फौरन से टिक करेंगे। लेकिन कुछ होंगे जिनके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो वो एक हल्का सा स्ट्रेस होगा, लेकिन सोचेंगे फिर आपको, अगर तो कोई जो कह लें कि जिसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट है तो आप उस कंसेप्ट से उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो आपने थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, डेट्स ओके। सो द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस वो हर एक काम में होता है, लेकिन अगर आप उस ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा कहीं बढ़ जाते हैं, आपको पता है ये तो वैसे भी एक सेइंग भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप स्ट्रेस भी एक लेवल से ज्यादा लेने लगते हैं तो वो आपको जो है फिर बहुत सारी मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में आप चले जाते हैं। सो द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस इज नाउन एज true stress, eustress, false stress, or not stress. This is the definition of eustress. Next question है, as the COVID is spreading and you have done your vaccine earlier before the virus infect you, this mechanism is known as homeostasis, allostasis, biogenesis, A and B। हमारी जो हम लोगों ने साइकोसोशल मॉडल पढ़ा, उसमें उन्होंने हमें बताया कि हम जो स्टेट ऑफ वेल बीइंग है, या हम लोगों ने जो सोसाइटी में रहना है, किस तरह से हमने कोप अप करना है अपने स्ट्रेस के साथ, या डिफरेंट जो भी हम लोगों को हालात मुयस्सर आते हैं, उनको हमने किस तरह से उनके साथ हम लोगों ने चलना है या कोप अप करना है, तो वो दो मैकेनिज्म यूज होते हैं, होम्योस्टेसिस, लॉस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस ये होता है कि वो हम एक रिएक्टिव स्टेट होती है कि हमारा कुछ एक काम हो चुका है, हम उसका एट द एंड हम उसका रिएक्शन क्या देते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं उसमें, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स होते हैं। होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म आपकी बॉडी में भी वर्क करता है, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, लॉस्टेसिस जो है वो एक एडेप्टिव मैकेनिज्म है। उसमें ये होता है कि आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये काम हो सकता है और इसका एंड नतीजा, इसका एंड रिजल्ट ये होगा, तो आप पहले ही उसके लिए कोई कह लें कि काम कर लेते हैं, कोई एडेप्टेशन, कोई एडेप्टिव मैकेनिज्म, कोई ऐसा जो है वो बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉस्टेसिस। तो जैसे इसमें जो मैंने ये सिनेरियो दिया हुआ था कि कोविड जब स्प्रेड कर रहा है, आप वैक्सीन लगाएंगे, आपको पता है कि अगर कोविड आपको कैच करता है तो आप कितना बीमार हो सकते हैं, और ये भी पता है कि वो स्प्रेड लाजमी होगा, कैच भी करेगा, लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उसका इफेक्ट कम से कम होगा आपकी बॉडी। सो दिस इज लॉस्ट डिसीज। लॉस्ट डिसीज की डेफिनेशन है, दिस इज एन एडेप्टिव मैकेनिज्म इन विच द इंडिविजुअल मेक्स द एडेप्टेशंस बाय प्रिडिक्टिंग चेंजेस इन एडवांस। आपको एडवांस में पता लग जाता है, तो आप पहले से ही उसके कोई एडेप्टिव जो है वो चेंजेस वो पहले से ही आप अडेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जहां पे आपको समझ ना आए आप मुझे बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, you are feeling unwell and take leaves from office, then you are a
सिक्रोल, इल, पेशेंट, ए एंड सी। अच्छा, सिक्रोल होता है कि आपको बुखार हुआ, आपने फील किया कि मैं अभी काम नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी चाहिए या मुझे हॉस्पिटल से लीव लेनी चाहिए। ये आपका सिक रोल है क्योंकि अभी आपको खुद महसूस हुआ है। इल है कि आपको बुखार चढ़ रहा है, उतर नहीं रहा, आप मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहे हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये इल वाला आ गया कि आप बीमार हो गए हैं। फिर पेशेंट वाला आता है स्टेप कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बताता है कि भाई तुम्हें बुखार इस वजह से है, गला खराब है या कोई और डिजीज आपकी बॉडी में, तो आप पेशेंट का आपका रोल आता है। ठीक है। सिक्रोल वो होता है जब आप खुद अपने आप को ज्यूम कर रहे होते हैं, आप खुद अपनी बीमारी को देख रहे होते हैं कि हाँ मुझे बुखार हो रहा है, मेरा जिस्म गर्म हो रहा है। मैम एक बात पूछनी है। जी पूछे। मैम सिक रोल में तो ये नहीं होता कि जो फंक्शनल पेशेंट्स होते हैं या इस तरह के लोग जो कि कोई भी जिम्मेदारी से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई बहाना करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हाँ, में बीमार नहीं होते। वो उनको वो बहाना नहीं करते, वो एक्चुअली में बीमार होते हैं, मतलब उनकी जिस तरह से वो पहले फंक्शन कर रहे होते हैं ना सोसाइटी में, जिस तरह से वो अपना काम कर रहे होते हैं, उस तरह से वो काम नहीं कर पाते। मतलब कुछ ना कुछ कभी ऐसा होता है कि लाजमी है कि आप हर एक बंदे को, अगर बुखार एक 100 डिग्री है, वो चल फिर रहा होगा, कुछ लोग नॉर्मली आपके सामने, उन्हें पता भी नहीं होगा उन्हें फीवर है, और एक 100 डिग्री के साथ ही वो बस गिरा पड़ा होगा। तो ये होता है कि वो खुद ये कर रहा है कि उसको बीमारी है और इज्यूम कर रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकता। जो आपने पॉइंट रखा है, वो आपने ये रखा है कि वो बीमार नहीं है, लेकिन वो खुद को बीमार नहीं है और वो छुट्टी लेना चाह रहा है। लेकिन इसमें ये है कि वो बीमार है, इस वजह से वो चाह रहा है कि वो वहां से छुट्टी ले ले, उसने ऑफिस से लीव लिया है या कहीं से भी किसी भी चीज से, एक्चुअल में उसकी बॉडी में वो मैकेनिज्म चल रहा है, इस वजह से वो वहां से जो है वो कह लो कि फ्री होना चाहता है। बात समझ आई। जी मैम। ठीक है। टू गाइड द क्वेश्चन फ्रॉम मोर बॉर्डर एरिया टू द स्पेसिफिक वन इज नाउन एज, ये फनलिंग की डेफिनेशन है। फनल की आपको पता है शेप भी ऊपर से बॉर्डर होती है, नीचे से नैरो होती है। और मोस्टली जो यूएचएस के क्वेश्चन होते हैं ना, एमसीक्यूज वाले, उनमें ये फनलिंग से, पैराफ्रेजिंग, इनमें से लाजमी एक ना एक एमसीक्यूज आ जाता होता है। अच्छा, व्हेन यू आर टेकिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट एंड देन एट द एंड यू स्टेट दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ आर यू फीलिंग, दिस इज द एक्ट ऑफ। अब दो चीजें हैं, एक सिंपथी है और एक एम्पथी है। रूल मेडिकल का ये रूल याद रखें कि पेशेंट के लिए हमेशा एम्पथी होती है, सिंपथी अपनों के लिए होती है, जो आपके बहुत रिलेटेड होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, उनके साथ आप खुद को, अगर उन्हें बीमारी है, आपके पेरेंट्स को बीमारी है, आपको उतना फील होगा, आप रोते हैं, आपको मतलब उनके लिए प्रॉपर फीलिंग एक होती है। लेकिन एम्पैथी में आप पेशेंट को ये कह सकते हैं, जी मैं समझ सकता हूँ आप किस हालत से गुजर रहे हैं, या आप क्या है, हाउ आर यू फीलिंग। ठीक है। सो मेडिकल में एम्पैथी होती है, नॉट सिंपैथी, अपनों के साथ सिंपैथी होती है। ठीक है। इन दोनों को अभी से आप क्लियर रखें इन चीजों को। तो ये उसका जो है वो है एम्पैथी बिल्डिंग, बिल्डिंग में से है ये। देयर आर डैश मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर, 3, 5, 6, 4, 3। BPS model is committed to traditional medicine, homeopathic medicine, holistic medicine और एलोपैथिक मेडिसिन। बायोसाइकोसोशल मॉडल जैसे हमने पहले ही इस पर डिस्कशन की कि वो है होलिस्टिक मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गेट नॉजिया आफ्टर टेकिंग मील्स? दिस क्वेश्चन इज लोडिंग, लीडिंग, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्वेश्चंस जो हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड लीडिंग। ओपन एंडेड वो होगा कि जिसमें पेशेंट को आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वो आगे से जवाब उसका देता जाए, हाँ भाई बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं, वो आपको अपनी हिस्ट्री बताता चला जाए। फिर आपने उसको बीच में आप टोकते हैं, आप सवाल करें, ये जो हमने लिखा हुआ है, डू यू गेट नॉजिया आफ्टर टेकिंग मील्स, अब इसका वो यस या नो में आंसर करें। तो जो क्वेश्चन यस और नो में आंसर दे सकते हैं, डेट आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन,
लेकिन अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, अच्छा आप चलते हैं, चलने के बाद आपको पेन होता है, पेन किस तरह का होता है, तो आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। सो दिस इज लीडिंग क्वेश्चन। और लोडिंग क्वेश्चन कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बस वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स द पेशेंट सेड और समराइजिंग व्हाट द पेशेंट हैज सेड इज नाउन एज। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स, के जो पेशेंट है वो आपके सामने बोल रहा है, जो भी उसने आपको हिस्ट्री दी है, फिर आप उसके सामने उसकी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। अच्छा आपने मुझे बताया कि आपको ये बुखार रहता था, कब से था, कितने दिन पहले शुरू हुआ, या किस तरह हुआ, अच्छा अच्छा इस तरह। तो ये आप उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। मैम आपने 14 वाला एमसीक्यू स्किप कर दिया। सॉरी। डैश मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, फनलिंग, एम्पैथी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल टेक्निक्स। जो फनलिंग है, एम्पैथी बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारी वर्बल टेक्निक्स के अंडर आती हैं। आपकी वर्बल टेक्निक्स अच्छी होंगी तो आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट अच्छा कर सकेंगे। अगर आप गुस्से से बात करने वाले होंगे तो पेशेंट आपसे दूर रहेगा। अगर आपको पता होगा कि आपने जो है वो पेशेंट से किस तरह बात करनी है, वर्बल टेक्निक्स आपकी अच्छी होंगी, तो आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है मैम जी। बुक में इन सब की जो हेडिंग है वो तो कम्युनिकेशन स्किल है ना, हम्म कम्युनिकेशन स्किल में ये सारी आती हैं, हम्म तो एज अ बिल्कुल। होल हम कम्युनिकेशन स्किल नहीं लगा सकते? एज अ होल आप कम्युनिकेशन स्किल नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन को जो चीज इफेक्टिव बनाती है, आप खुद बताएं, अगर आप बैठे हैं, आप उसको बस सुनते रहेंगे, आप आगे से बोलेंगे नहीं, आपकी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव होगी जब तक आपके पास वर्बल टेक्निक ही नहीं होगी। हम्म जी ये मैम आपकी बुक वर्बल लाइन है, ये तमाम एमसीक्यूज आपकी बुक से लिए गए हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कह लो कि जरूरी जो पार्ट है आपके कम्युनिकेशन का, जो उसको इफेक्टिव बनाता है, वो आपकी वर्बल टेक्निक है। और वर्बल टेक्निक में आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पैराफ्रेजिंग, फनलिंग, एम्पैथी बिल्डिंग। ठीक है, आप पूछें जो आप पूछ रहे थे, कौन सा? मैम लेकिन नॉन वर्बल टेक्निक्स भी तो इम्पोर्टेंट ही होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन वो उसको इफेक्टिव तो नहीं बनाती ना। इतना इफेक्टिव क्या बनाएगा? आप चुप करके बैठ के, पेशेंट मुझे हिस्ट्री दे रहा है, मैं उसे बोलूं भी नहीं, मैं बस नो वर्बल बस देखती रहूं, करती रहूं, क्या वो उसको इफेक्टिव बनाएगा? नो मैम। फिर मैम फिर यही ठीक है। ओके, आगे चलें। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द ला, ये तो हो गया। 16, द टूल दैट कैन बी एम्प्लॉयड टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड स्किलफुल इज। अब इसमें आप ऑल ऑफ अबव लगा सकते हैं। वर्बल टेक्निक, अटेंडिंग एंड लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, इसमें तमाम आ जाएंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में, अब ये सारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, हमारी वर्बल टेक्निक्स, अटेंडिंग और लिसनिंग, और एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, द डायनेमिक स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज नोन एज, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। The traditional medicine does not treat disease part, person as a whole, mental illness or physical illness, person as a whole. होलिस्टिक मेडिसिन है जो पर्सन को एज अ होल ट्रीट करती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपकी एलोपैथिक मेडिसिन आती है, जो कि पर्सन को एज अ होल ट्रीट नहीं करती, वो डिजीज पार्ट को ट्रीट करती है। आपके सर दर्द को, या कोई भी आपका कोई अगर बर्न है, इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, तो वो एक पार्ट लिमिटेड है। नेक्स्ट, a healthcare provider went to war-stricken area and studied people in a village to see the impact of trauma on them and understood all possible relations of culture as well. He was a physiologist, sociologist, anthropologist और psychologist. वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर और उनका रिलेशन उनके कल्चर के साथ, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और जो पर्सन उसको स्टडी करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। ये उन्होंने सिनेरियो के फॉर्म में डेफिनेशन पूछी। द अर्लीस्ट एंड अनप्लेजेंट मैम डिपार्चर फ्रॉम द, जी मैम इसमें ट्रॉमा भी तो वर्ड आया है ना, तो वो साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता? लेकिन उसने इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा। जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो सिर्फ
ट्रॉमा को उसकी मेंटल इलनेस से लिंक करके सिर्फ उसको पढ़ेगा, वो उसके सोशल फैक्टर्स भी नहीं देखेगा, वो कल्चर भी नहीं देखेगा कि इसके इर्द गिर्द सारे पागल फिर रहे हैं या नहीं, क्या है। जबकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है उसने देखना है कि इनके कल्चर में किस तरह का है। अब अगर एक आदमी है, वो ये जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर गया है, वो जाके देखेगा कि मतलब कहीं पे आप कह रहे हैं कि कोलेरा बहुत फैला हुआ है, वो जाके देखेगा कि ये रह किस तरह के